नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। हमारे समाज में अक्सर महिलाओं और बच्चों को जुर्म का शिकार बनाया जाता है, लेकिन जुर्म करने वाले खासकर इन्हें ही अपना शिकार क्यों बनाते हैं? जुर्म करने के पीछे लालच, ईर्ष्या, बदला जैसे कई कारण हो सकते हैं, पर अक्सर देखा गया है कि इस रास्ते पर रखा गया पहला कदम वापसी के लगभग हर रास्ते को बंद कर देता है। जुर्म करने वाले ये लोग पैदाइशी गुनहगार नहीं होते हैं। ये लोग आपकी और हमारी तरह साधारण लोग होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हुए ये एक ऐसे शॉर्टकट में फंस जाते हैं जिसका रास्ता सीधा जेल की सलाखों के पीछे जाकर खत्म होता है। अभी अभी हमने एक जगह पर एक लड़के का अपहरण और दूसरी जगह पर बहुत ही निर्दयता से मारी गई एक बुजुर्ग औरत की लाश देखी। कौन थे ये दोनों और आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ था? क्या अलग अलग जगह पर घटी ये दोनों वारदातें आपस में जुड़ी हुई थी? सर, विक्टिम की उंगलियों पे अंगूठी के निशान है, लेकिन अंगूठी नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हत्या लूटपाट के इरादे से की गई है? अगर लूटना ही था तो मारा क्यों? पता करना पड़ेगा कौन है। ओके सर, तब तक मैं लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजता हूँ। तू ये सब उनके लिए कर रहा है ना? तुझे क्या लगता है मुझे पता नहीं चलेगा इसके पीछे कौन है? तुझको क्या लगता है मैं अभी बच्चा हूं, मुझे पता नहीं चलेगा? आवाज नहीं चाहिए है? तुम लोग कुछ भी कर लो, मैं डरने वाला नहीं हूं। एक बार मैं यहाँ से निकल गया ना तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सर, जोगेश्वर में जो हमें लाश मिली थी उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, इस रिपोर्ट के हिसाब से पहले उस औरत को क्लोरोफॉर्म सुंघाया गया, उसे बेहोश किया गया, उसके बाद गला घोट के उसकी हत्या कर दी गई। तो फिर किलर ने विक्टिम के चेहरे पे पत्थर क्यों मारा? इसका मतलब 100% वो विक्टिम की आइडेंटिटी छुपाना चाहता था ताकि हम उस तक पहुंच नहीं सके। टाइम ऑफ डेथ क्या है? सर, विक्टिम को 19 तारीख को शाम 6 से 7 के बीच मारा गया। इस केस से मिलती जुलती किसी भी पुलिस स्टेशन में कोई मिसिंग कंप्लेंट? नहीं सर, लेकिन सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि उस औरत के दिल में एक पेसमेकर फिट था। पेसमेकर? राहुल, फिर इस पेसमेकर का एक सीरियल नंबर होगा जिससे हमें ये बात पता चल सकती कि किसे बेचा गया, उसका नाम क्या है। एक काम करो, इस एरिया में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं जहाँ हार्ट सर्जरी होती है वहाँ से इस पेसमेकर की डिटेल्स निकालो। हमें पता करना पड़ेगा ये औरत कौन है, उसके घर वालों को खबर करनी पड़ेगी और शायद इस केस में हमें कोई लीड भी मिले। ओके सर। भैया फोन लगा? स्विच ऑफ है। सेजल, मने लागे छे हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। શું વાત करो છો? हम पुलिस के पास किसी भी हालत में नहीं जा सकते। हेलो, किलर ने इनके चेहरे को बुरी तरह से बिगाड़ दिया है, फिर भी देखकर पहचानने की कोशिश कीजिए। नहीं साहब, वो चेहरे से पहचानना मुश्किल है सर। इनके पास से हमें कुछ चीजें मिली थी, उसे देखकर पहचानने की कोशिश कीजिए। ये साड़ी हमें इनकी बॉडी से मिली थी, पहचानिए इसे। भैया ये बाकी साड़ी है। हमें आपके माँ के शरीर से एक पेसमेकर मिला जिसके जरिए हम आप लोग तक पहुंच पाए। आप लोगों से सिर्फ एक बात जाननी थी, आपकी माँ यानी राधिका जी को गायब हुए 24 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, फिर भी आप लोगों ने FIR दर्ज नहीं करवाई, क्यों? एक्चुअली बाघ को जाके 24 नहीं है 48 घंटों से ऊपर टाइम हो गया सर। एक्चुअली 19 तारीख की शाम को 6 बजे मैं शॉप पर गया ताकि बाघ घर जाकर आराम कर सके। मिस्टर पटेल 8 बजे आने वाले हैं, उनका ऑर्डर तैयार है, लॉकर में रखा है। और हाँ, जाने से पहले अकाउंट बुक चेक कर लेना। ठीक है। वो घर के लिए निकली तो थी लेकिन घर पे पहुंची नहीं सर। मिसिंग कंप्लेंट ना लिखवाने की कोई खास वजह? 19 तारीख की सुबह ही हमारी कुछ बात को लेकर नोकझोंक हुई थी। झगड़े की वजह क्या थी?
एक्चुअली ये सेजल को देखने के लिए परिवार वाले आए थे। जय श्री कृष्ण आंटी जी। जय श्री कृष्ण। आप कब आए, कैसे आना हुआ? राधिका बहन, हमारी फैमिली आप लोगों को कितने सालों से जानती है, बच्चे भी हमारे बड़े हो चुके हैं, तो मैं सोच रही थी कि मेरा बेटा और आपकी बेटी की शादी हो जाती तो अच्छा होता। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात। तुम्हारा माथो तो नहीं फरी गई ना कुंतीबेन, मेरी बेटी की शादी और आपके बेटे के साथ। मेरी बेटी एक डॉक्टर है और तुम्हारा बेटा एक मामूली सी न्यूज़पेपर में काम करता है। उसकी कमाई इतनी भी नहीं है जिसमें मेरी बेटी खुश रह सके। हिम्मत कभी रीति थी गई तुम्हारी लोगों ने, हाँ, कि मेरी बेटी को आप अपने घर की बहू बनाने का सोचे। निकलो यहाँ से। जय श्री कृष्णा। बा कई बार बेवजह गुस्सा करती थी। ये नवीन जो है उसके परिवार वाले हमारे पड़ोसी थे जब हम कांदिवली में रहते थे, तो इन्हीं सब बातों को लेकर बहस हो गई। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग कहाँ रहते हैं और ये आप लोग की ज्वेलरी शॉप कहाँ है? जी सर, हम ओशिवरा में रहते हैं और हमारी शॉप हमारे घर से 15 मिनट की दूरी पर है। वो जोगेश्वरी बहराम बाग है ना, वहाँ पर। आपकी माँ ज्वेलरी शॉप से घर कैसे आती थी? जी, बा चलकर आती थी। एक्चुअली बा को दिल की बीमारी थी, तो डॉक्टर ने बोला था कि वॉक करे जितना उतना अच्छा है। अच्छा, आपके घर में कुल कितने लोग हैं? अब तो हम 3 हैं। मेरी बहन है, ये मेरी बेटी योगिता। और आपकी पत्नी? हमारा तलाक हो गया है 11 साल पहले। भैया, नवीन के बारे में पुलिस को बताने की क्या जरूरत थी? क्या करता, सब सच बता देता कि झगड़ा क्यों हुआ था। राउत, एक कमलेश की कहानी मेरे गले से उतर नहीं रही है। हो ना हो, इस कहानी में ऐसा ट्विस्ट जरूर है जो ये हमसे छुपाने की कोशिश कर रहा है। राउत, एक काम करो, कल कमलेश के ज्वेलरी शॉप में जाके पता करो कि 19 तारीख के शाम में वो वहां था या नहीं, और मैं नवीन और उसकी मां से पूछताछ करता हूं। ओके सर। कुछ खा लो। कुछ देना ही है ना, तो सुट्टा ला के दे मुझे, सुट्टे की तलब लगी है। वाह, ये उम्र है सिगरेट पीने की। किडनैप करके लेके आया तू मुझे, महात्मा बन समझा, सिगरेट लेके आया मेरे लिए। मैं तुझे सिगरेट देने वाला नहीं। और देखो, हम यहाँ कुछ दिनों के लिए हैं, तमीज से रहो। धर्मशाला है क्या? बोला ना मुझे सुट्टा चाहिए, सुट्टा ला के दे मुझे। अगर नहीं ला रहा तो अपना खाना लेके जा तू। हाँ सर, 19 की सुबह को हम राधिका आंटी के घर गए थे और उनसे हमारी नोकझोंक भी हुई थी। और उस नोकझोंक के बाद हमारा खून खौला जरूर था, लेकिन इतना भी नहीं कि हम किसी का खून कर दें। हमने कुछ नहीं किया सर। किसने क्या किया और नहीं है तुम पता लगा ही लेंगे। तुम ये बताओ, 19 तारीख की शाम में कहाँ थे तुम? सर, मैं घर पर ही था, मुझे अपने कुछ आर्टिकल्स रेडी करने थे। साहब, राधिका कभी किसी से अच्छे से बात नहीं करती थी और इसी वजह से दुश्मन बढ़ते ही जा रहे थे उसके। इशारा किस तरफ है आपका? अब क्या बताएं साहब, उसके बच्चे भी खुश नहीं थे उससे, पैसा ही सब कुछ था उसके लिए। मुझे तो ये भी सुनने में आया था कि उसका बेटा कमलेश अपने ही दुकान पे मामूली से तनख्वाह पे काम करता था। अब मरे हुए के बारे में आपको क्या बताएं साहब, आपको हम पे भरोसा नहीं है तो आप राधिका की बहन अंबिका से पूछ सकते हैं, वो आपको सब कुछ बताएगी। ठीक है। सुनो, ये सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चाहिए हमें 19 तारीख की। ठीक है सर। देखिए, हमें पता चला है कि आपकी बहन राधिका की अपने परिवार में किसी से भी नहीं बनती थी। क्या ये बात सच है? सर, वो गुस्सैल थी, कड़क थी। कुछ लोग बोलते थे कि वो कंजूस भी है, पर पैसे की कदर थी उसको सर। उसके पति के गुजर जाने के बाद उसने बहुत गरीबी के दिन देखे। इस पुरुष प्रधान समाज में एक अकेली औरत का रहना आसान नहीं है सर। उसने ही मारा है मेरी बहन को। किसकी बात कर रही हो? प्रेरणा, कमलेश की पत्नी, जिसका उसके साथ तलाक हो चुका है। वो ही राधिका को फोन करती थी, बार बार धमकाती थी उसको। वो राधिका से अपने बच्चे वापस लेना चाहती थी। बच्चे? और जहां तक हमारी जानकारी है, कमलेश को तो सिर्फ एक बेटी है, योगिता। कमलेश का एक बेटा भी है, पार्थ।
मेरे 2 बच्चे हैं सर, पार्थ और योगिता। उस औरत ने मेरी बेटी को पता नहीं क्या क्या बोलकर मेरे खिलाफ भड़का दिया। वो तो मुझसे बात तक नहीं करती। हाँ, पार्थ कभी कभी बात कर लेता। पार्थ से आखिरी बार कब बात हुई थी आपकी? यही कुछ दिन पहले, लेकिन जब दोबारा मैंने उसे फ़ोन किया तो उसका फ़ोन नॉट रीचेबल था। मैं उससे मिलने घर चली गई। मुझे पार्थ से मिलना है। पार्थ घर में नहीं है, स्कूल ट्रिप पे गया है। स्कूल ट्रिप पर गया है, लेकिन उसका फोन तो नॉट रीचेबल आ रहा है। उसका फोन गुम गया है। वो पीसीओ से ही फोन करता है जब भी उसको टाइम मिले। तू यहाँ क्यों आई है? अपनी मनुष्य शक्ल लेके? हाँ, दोबारा यहाँ तेरी शक्ल मुझे देखनी नहीं है, समझे? तू निकल जा यहाँ से। तू चुप बैठ। आपकी सास राधिका की बहन अंबिका का कहना है कि आप राधिका को फोन करके डराए धमकाए करती थी। वजह? मैं और करती भी क्या? उस औरत ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। कमलेश से शादी के बाद मुझे पता चला कि वो अब भी अपनी माँ के पल्लू से बंधा हुआ था। और कमलेश ही क्या, सभी उससे डरते थे। किसी की हिम्मत नहीं थी उसकी तरफ आंख उठा के उससे बात करने की। उस औरत ने जानबूझकर हमारा डिवोर्स करवाया, यहाँ तक कि मेरे बच्चों को भी मुझसे दूर कर दिया। मेरे बच्चों से मुझे फोन पे भी बात नहीं करने देती थी। इस दुनिया में हर किसी की बद्दुआ बेअसर हो सकती है, लेकिन एक माँ की बद्दुआ से कोई नहीं बचता। मैंने उसे दिल से बद्दुआ दी थी। मुझे उसकी मौत का कोई दुख नहीं। अब आप ही सोचिए सर कि कमलेश ने आपसे क्यों छिपाया कि दीदी और उसका एक बेटा और भी था। सर मुझे तो लगता है कि कमलेश ने सब कुछ किया। प्रेरणा के कॉल रिकॉर्ड्स खंगालो, क्योंकि एक बात तो साफ जाहिर है कि वो राधिका से बहुत नफरत करती है और ये उस परिवार में रही है, इसे उस परिवार के इन एंड आउट सबके बारे में उसको जानकारी होगी। सर मैं भी वही सोच रहा हूँ कि अगर राधिका की हत्या शाम 6 से 7 बजे के बीच हुई थी और वो दुकान से रोज शाम को 6 बजे निकलती थी, तो उनको दुकान से घर तक पैदल चल के जाने में तकरीबन 20 से 30 मिनट लगते होंगे। और जहां हमें उसकी लाश मिली है वो जगह उसके घर से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका मतलब जिसने भी मारा है वो राधिका की दिनचर्या, रूट और रूटीन के बारे में अच्छी तरह से जानकारी रखता है। उसने अचानक रास्ते में उस पर हमला किया और फिर लाश को ठिकाने लगाकर चला गया। सर अगर हमें ये पता चल जाए कि राधिका की लाश जहां हमें मिली वहां 19 तारीख को शाम 6 से 7 बजे के बीच कौन कौन गया, तो शायद अपराधी पकड़ा जाए। जिसने भी ये काम किया ना, एक बात तो साफ जाहिर है, बहुत शातिर है। लेकिन सर कमलेश ने अपने बेटे की बात हमसे क्यों छुपाई? मुजरिम चाहे कोई भी हो सर, इस कमलेश का माजरा समझ नहीं आ रहा। तुम्हारा बेटा पार्थ हमारे कब्जे में है। अगर तुम्हें अपना बेटा वापस चाहिए तो 10 लाख का बंदोबस्त करके रखना, और पुलिस से कोई भी मदद ली तो तुम्हारे बेटे के 10 टुकड़े मिलेंगे। आई एम सॉरी सर, मैं मजबूर था, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने आपसे झूठ बोला। काश मैं उसे बोर्डिंग स्कूल में भर्ती कर देता, आज कम से कम वो तो सेफ होता। मतलब पार्थ को क्या किसी खास इंसान से खतरा है? नहीं साहब, पार्थ को किसी और से नहीं बल्कि खुद से ज्यादा खतरा है। गलत संगत में पड़कर सिगरेट स्मोकिंग, शराब पीना सब शुरू हो गया है। एक दिन तो उसने हद पार कर दी। कहाँ से आ रहे हो इतनी रात को? ग्रुप स्टडीज। ग्रुप स्टडीज? ग्रुप स्टडीज कर रहे थे? ग्रुप में मिलकर शराब पी रहे थे तुम? हाँ, कुछ तो शर्म किया करो। यहाँ तक बुआ रही है शराब की। उम्र क्या है तुम्हारी? क्या हो रहा है? हाँ, क्या हो रहा है? शराब पे क्या है तू? हाँ, शराब पे क्या है? शराब पे क्या है? यही सब कॉलेज में सिखाते हैं? हाँ, चल चल। मैं समझाता हूँ। कुछ नहीं, चल तू। चल चल अंदर। खड़ा रह यहाँ। बा ये क्या कर रही हो? बा ये क्या? तू चुप रह। अगर पार्थ को खुद से खतरा था तो उसे अब किसने किडनैप किया? और जब ये रैंसम की बात आपने माँ राधिका को बताई होगी, उन्होंने तो पैसे दे दिए होंगे, क्योंकि 10 लाख रुपए की रकम उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी छोटी बात तो तब होती है साहब जब कोई किसी को अपना माने। बा मुझे आपसे थोड़ी बात करनी है अभी। मेरा योगा का टाइम है, बाद में बात करते। भाई यहाँ पे इतनी टेंशन चल रही है, आप योगा कर रही हो, मेरी बात तो सुनो।
मैंने आज छोकरा पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया। क्या पता खुद की किडनैपिंग खुद ही प्लानिंग की होगी। मैंने उसका पॉकेट मनी जो बंद किया है। वाह, तुम ही सोचो, जब हम इतने अमीर हैं तो उसने सिर्फ 10 लाख क्यों मांगे? करोड़ों मांग सकता था। कमलेश, मैं सोने का बिजनेस करती हूँ कि इस बात में कितने कैरेट का दम है ये बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। अगर कुछ दिनों में वो वापस नहीं आया तो हम पुलिस की मदद लेंगे। तो क्या राधिका जी का शक सही नहीं हो सकता? नहीं सर, पार्थ गलत संगत में जरूर है, लेकिन वो इतना नहीं कर सकता। और ये लेटर कैसे पहुंचा आप तक? वो एक कुरियर आया था दुकान में। सर मैंने प्रेरणा के कॉल लोकेशन को चेक किया। जिस वक्त राधिका का कत्ल हुआ था उस वक्त तो अपने घर पर ही थी, और सर उसका कॉल रिकॉर्ड भी पूरी तरह क्लीन है। राउत, कई बार जो होता है ना वो दिखता नहीं है, और जो दिखता है वो होता नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रेरणा ने किसी किलर को हायर किया हो? सर अगर कोई प्रोफेशनल किलर का एंगल होता तो उसका नंबर प्रेरणा के कॉल रिकॉर्ड्स में जरूर होता, लेकिन प्रेरणा के कॉल रिकॉर्ड्स पूरी तरह क्लीन है। तो फिर ऐसा हो सकता है कि सच में पार्थ की किडनैपिंग हुई है और राधिका का खून इससे जुड़ा हुआ, या फिर ये दोनों ही केसेस इंडिपेंडेंट है जिसका आपस में कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कमलेश को 10 लाख रुपए की जरूरत थी, उसने राधिका से मांगा और राधिका ने मना कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि कमलेश ने ही अपनी मां को मारा? लेकिन सर मैंने दुकान के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक की थी। जिस वक्त राधिका जी का कत्ल हुआ यानी 19 तारीख को शाम 6 से 7 बजे के आसपास, उस दिन पूरा टाइम कमलेश अपनी दुकान पर ही था। वो अपनी दुकान से कहीं गया ही नहीं। और अगर एक बार को हम ये एज्यूम कर भी लें कि उसने किसी प्रोफेशनल किलर को हायर किया था, तो भी उसने उसको कॉन्टैक्ट करने के लिए अपना फ़ोन इस्तेमाल क्यों नहीं किया? वो काम में इतना बिजी था कि उसने फ़ोन की तरफ देखा तक नहीं। मैंने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज 2 बार चेक की सर। राउत, एक काम करो, कमलेश के कॉल रिकॉर्ड्स को खंगालो, शायद वहां हमें कुछ मिले। यस सर। अच्छा एक बात बताइए, जब हम इसे यूज़ करते हैं तो किस मात्रा तक इस्तेमाल कर सकते हैं? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे घर में एक बच्चा है, एक कुत्ता है, कुत्ता बड़ा शैतान, तो मैं एक कुत्ते के लिए पूछ रहा था। सर जब आप इसको यूज़ करेंगे तो ध्यान रखना आपका बच्चा वहाँ पर ना हो, क्योंकि ये बहुत पावरफुल चीज़ है। अगर उसने इसको ज़्यादा मात्रा में सूंघ लिया तो उसके लिए खतरनाक हो सकता है। थैंक यू, आपके पैसे। हेलो, अरे मुझे कितना दिन और इसे अपने पास रखना पड़ेगा? क्या? एक ही घर में एक तरफ किडनैपिंग का केस था और दूसरी तरफ हत्या का। आखिर इस केस में क्या हो रहा था? कौन था ये शख्स जिसने पार्थ को इस तरह से अगवा किया हुआ था, और उसने ऐसा क्यों किया था? क्या पार्थ की किडनैपिंग के पीछे किसी तीसरे शख्स का भी हाथ था? आखिर पार्थ का मुंह बंद रखने के लिए इस किडनैपर के दिमाग में क्या चल रहा था? क्या वो पार्थ को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच रहा था? अले 5,000। 5,000? भाई इतने तो नहीं है मेरे पास। 5 नहीं तो मान ले, चल माल वापस कर। भाई ये आप रख लो, बाकी अगली बार दे देंगे। ये क्या है? भाई इतनी ही है मेरे पास अभी। 1,000 रुपये माल मिलता है क्या? चल भाई अगली बार दे दूंगा, भाई अगली बार दे दूंगा, आई शपथ अगली बार दे दूंगा। चल ठीक है, लेकिन अगली बार ध्यान रखना, समझा? हाँ भाई चल निकल। ठीक है सर। हमने कमलेश के कॉल रिकॉर्ड्स को चेक किया, लेकिन उसमें कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिसकी वजह से उसके ऊपर शक किया जा सके। राउत, ये कमलेश अपने बच्चे की जान बचाने के लिए बैंक से जरूर पैसे निकालेगा। एक काम करो, इसके बैंक अकाउंट पर नजर बनाए रखो। अगर कोई भी बड़ी रकम ये विड्रॉ करता है मुझे तुरंत बताओ। ये हमसे इसलिए मदद नहीं लेना चाहता क्योंकि इसे डर है कि किडनैपर इसके बच्चे को मार न दे। और जो रैंसम लेटर आया ना, उस कुरियर वाले के पास जाओ, पता करो किसने भेजा था और कब भेजा था। ओके सर। सुनिए, ये पार्सल किसने भेजा बता सकते हैं? सर ये पंकज मालू के नाम से डिलीवर किया गया है। पंकज मालू? जी सर। ठीक है, इस पंकज मालू ने जिस दिन ये भेजा था उस दिन की सीसीटीवी फुटेज चाहिए मुझे। सर सीसीटीवी तो वर्किंग में नहीं है, इसलिए मैं सीसीटीवी फुटेज तो नहीं दे सकता। ठीक है, उसका कुछ हुलिया तो याद होगा, उसका कद काठी, वो कैसा दिखता था? सर यहाँ तो बहुत सारे लोग आते हैं, किसी का चेहरा पहचानना तो बहुत मुश्किल होगा सर मेरे लिए। मुझे इस आदमी की सारी डिटेल चाहिए, इसका नाम, पता, एड्रेस सब चाहिए मुझे। जी सर, मैं 1 मिनट में देता हूँ। ठीक है सर। कुरियर करने वाले ने जो डिटेल्स लिखवाई थी वो फेक निकली। राउत, पार्थ का सिम कार्ड और मोबाइल का IMEI नंबर कंटिन्यूअसली ट्रेस पर रखो।
अगर 1 मिनट के लिए फोन ऑन होता है ना तो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन हमें पता चलनी चाहिए। और ये भी पता करो कि लास्ट टाइम उसका मोबाइल कहाँ ऑन हुआ था और कब ऑन हुआ। ओके सर। हेलो, हमें कुछ और दिन रुकना पड़ेगा। मम्मी को गुजरे भी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है और वैसे भी यहाँ पे बहुत लोग आते जाते रहते हैं। आई डोंट नो व्हाट टू डू। हाँ, वो 30 mg का डोज दे देना, वो ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करती हूँ। बाय। उठो, कुछ खा लो। ये नशा जो तू मुझे दे रहा है, इसकी लत कभी नहीं छूटती। बोल, कितने पैसे मिल रहे तुझे इस काम के, मुझे यहाँ बंद करने की, ये सुई लगाने के? बोल, मैंने तेरी शक्ल देख ली है। अगर तू चाहता है मैं पुलिस को जाके कुछ ना बताऊं, तो मुझे सच सच बता, कितने पैसे मिल रहे हैं तुझे? एक बात याद रख, जिस दिन मैं यहाँ से निकल गया, मैं पुलिस को जाके सब कुछ सच बता दूंगा, तेरे बारे में और दादी के बारे में। सब पार्थ का लास्ट लोकेशन उसी का घर है। 17 तारीख से उसका फोन भी स्विच ऑफ है, लेकिन उसका कॉल रिकॉर्ड बिल्कुल साफ है। हेलो, हाँ, ओके सर, पार्थ का फोन ले लिया। कहाँ? सर, हमें यहाँ कुछ लोगों ने बताया इस शख्स के पीछे एक आदमी को दौड़ते हुए देखा था। सर ये देखिए, तलाशी लेने के बाद 2 चीज़ें मिली हैं सर, ये फ़ोन और ये ड्रग्स। पार्थ का फोन इसके पास कैसे आया? इस एरिया के जितने भी ड्रग डीलर्स हैं सबको राउंड अप करो। ओके सर। वो आदमी किसी भी हाल में पकड़ा जाना चाहिए। राइट सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। पार्थ के अपहरणकर्ता ने पार्थ को एक बंद कमरे में कैद करके रखा था, जहां उसने पार्थ के हाथ पैर बहुत मजबूती से बांधे थे। तो आखिर उस अपहरणकर्ता की हत्या कैसे हुई? क्या पार्थ का इस हत्या से कोई लेना देना था? आखिर इस पूरी वारदात की असलियत क्या थी? क्या पार्थ इस जंगल से भाग निकला था? आखिर पार्थ कहां था और किस हाल में था? अब पुलिस उस शख्स की तलाश में जुट गई जिसे लोगों ने मौका वारदात से भागते हुए देखा था। जो कुछ भी पुलिस को चश्मदीद गवाहों से पता चला था, उसकी बिना पर पुलिस ने उस इलाके के सभी पुराने अपराधियों से पूछताछ शुरू की। थम, बोलेगा? साहब, शादी के बाद मैं सुधर चुका हूँ साहब, अब मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करता। साहब, क्यों लाए हो मैं यहाँ पे साहब? सब ड्रग्स तो हम पहले बेचते थे साहब, अब तो इतने सुधर चुके हैं कि साहब बीड़ी भी नहीं बेचते। बीड़ी भी नहीं बेचते? झूठ बोलता है साहब, आप रफीक को ढूंढ रहे हैं साहब। कौन है ये रफीक? रफीक किधर है? साहब, सच बोल रहा हूँ साहब, मैंने उसको नहीं मारा साहब, वो गलती से मर गया। वो मेरा कस्टमर था, मैं इसे ड्रग्स लेता था साहब। बहुत हो गया तेरा बचपन, पैसा निकाल। भाई अभी इतने ही है मेरे पास, अगली बार करके देता हूँ मैं आपको। क्या ये?
ये क्या है? किराने की दुकान में आया तू? हाँ? तेरे पास माल तो होगा। तू बहुत ड्रामा। भाई भाई मान लिए। इतना अच्छा फोन लेकर रखा है और 4000 उधार में चाहिए। बताओ क्या तेरे को? बताओ। भाई ऑन मत करना भाई ऑन मत करना भाई ऑन मत करना उसको भाई फोन ऑन मत करना। इसे पहचानते हो? सर ये तो हिरेन है, हमारी दुकान में बहुत साल पहले काम करता था। लेकिन सर पार्थ का फोन इसके पास कहां से आया? वो तो हम पता लगा लेंगे। इसका कोई कांटेक्ट नंबर है? कांटेक्ट नंबर तो नहीं है सर। एक मिनट। हाँ हेलो, बेटा कैसे तुम? क्यों? झटका नहीं लगा? इतनी जल्दी देखने की उम्मीद तो नहीं की होगी ना? ये कैसे बात कर रहे हो तुम? बात तुम ठीक तो हो बेटा? तुम देखो, अपना ने नाटक बंद करो। मुझे पता है आपने मुझे किडनैप करवाया था। बोलना, कितने पैसे दे रही दादी तुझे इस काम के? मर चुकी है तेरी दादी। किसके खिलाफ कंप्लेंट करेगा तू? अपने बाप के? क्यों शांत क्यों हो गया? बाप के खिलाफ कंप्लेंट नहीं करेगा? ये सारा गेम तेरे बाप का है। मैं तू सिर्फ प्यादे हैं, प्यादे। सॉरी बेटा, मुझे माफ कर। लेकिन बेटा मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी, तुम समझो। पैसे? ऐसे भी क्या पैसों की जरूरत आ पड़ी आपको? पता है क्या क्या झेला मैंने इतने दिनों में? अगर आपको दादी से पैसे निकालने की इतनी जरूरत थी तो मुझे बोलते, मैं भी आपके प्लान में शामिल हो जाता। बस अपना ये अपने नाटक करना बंद करो। आप चाहते हो ना मैं अपना मुंह बंद रखूं? लाओ पैसे, अपना एटीएम निकालो। एटीएम? हाँ एटीएम। देखो, आज के बाद मुझे ढूंढने की कोशिश भी मत करना। कमलेश का अपने ही बेटे को अगवा करवाने के पीछे का राज तो अब तक नहीं खुला था, पर क्या कमलेश ने ही अपनी मां को जान से मार दिया था? किडनैपिंग और हत्या के इन दोनों मामलों के तार क्या किसी भी तरह से आपस में जुड़े हुए थे? पुलिस के लिए इतनी जल्दी किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचना आसान नहीं था। दूसरी तरफ नशे की आदतों से घिर चुका पार्थ अपने पिता के एटीएम से काफी बड़ी मात्रा में पैसे निकाल रहा था। पुलिस के लिए अब इस केस में बहुत जल्द किसी बड़े सुराग को तलाशना बहुत जरूरी हो गया था। सर अभी एक चौंकाने वाली खबर आई है। बैंड्रा के एक एटीएम के थ्रू कमलेश के करंट अकाउंट से 50,000 रुपए निकले। 50,000? राउत, अगर फिरौती के लिए रकम देखी जाए तो छोटी है, लेकिन वैसे देखी जाए तो 50,000 एक बड़ी रकम होती है। तुम कमलेश के अकाउंट पर नजर बनाए रखो और कोई भी अगर बड़ी रकम विड्रॉ होती है तो मुझे तुरंत बताओ। एक काम और करो, उसके पीछे एक कांस्टेबल लगा दो जो 24 घंटे उस पर नजर रखे। मुझे पल पल की खबर चाहिए। ओके सर। अरे भैया, आज आप शॉप पे नहीं गए? वो मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी तो सोचा आराम कर लूं। मैं क्लिनिक जाके आती हूँ। ठीक। हेलो सर। सर अभी पता चला है कमलेश ने बैंड्रा के एक होटल में रूम बुक किया है। क्या? कमलेश ने? हाँ सर, कमलेश ने। सर या तो वो होटल बहुत ही महंगा है या फिर उसने काफी लंबे टाइम के लिए वो होटल बुक किया है, क्योंकि उसने अपने कार्ड से 40,000 की पेमेंट की है और अपने ही कार्ड से उसने काफी महंगी शॉपिंग भी की है। सर ये हो ही नहीं सकता राउत। क्यों सर? कमलेश अपने घर पे, कांस्टेबल ने अभी बताया मुझे। कौन सा होटल है? सर होटल पार्क व्यू। चलो।
तुम्हारी दादी ने फिरौती की रकम नहीं दी तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुमसे प्यार नहीं करती, और ये कोई वजह नहीं है घर वापस नहीं जाने की। अच्छा एक बात बताओ, तुम किडनैपर के चंगुल से छूटे कैसे? एक दिन जब मेरी आंख खुली तो वो किडनैपर वहां पे नहीं आया था। ड्रग का असर भी काफी कम था सर। और तुम्हारे पापा का कार्ड तुम्हारे पास कैसे आया? सर कार्ड पापा ने ही मुझे दिया था। सर घर की एक और स्पेयर चाबी है। कमलेश! कमलेश! पापा! कमलेश! पापा! किंदे, एक फॉरेंसिक टीम भेजो। मैं जिंदगी में हमेशा असफल रहा हूं। पहले मेरी शादी टूट गई क्योंकि मेरी माँ को मेरी बीवी नापसंद थी। माँ की जिद की वजह से आज मेरे बच्चे अपनी माँ के बिना पल रहे हैं। मुझे मेरे बेटे के लिए कुछ करना था ताकि वो अच्छे लोगों के साथ रहकर अच्छे से अपनी पढ़ाई पूरी कर सके, लेकिन उसकी फीस ज़्यादा होने के कारण मेरी माँ ने पैसे देने से इनकार कर दिया। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। माँ की वजह से मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई थी। ना मेरी बीवी थी ना मेरे बच्चे। मेरे दिमाग में एक प्लान आया। मैंने सोचा पार्थ को अगवा करके बात से फिरौती की रकम मांग लूंगा। भले ही पढ़ाई के लिए पैसे ना दिए हों, पर पोते को अगवा करने की बात सुनकर माँ पैसे दे देगी। पर जब मेरी माँ ने फिरौती की रकम देने से इनकार कर दिया तो मुझे गुस्सा आया और मैंने उन्हें मार दिया। मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मेरे जाने के बाद पार्थ और योगिता दोनों अपनी माँ के साथ रहे। कमलेश। पता नहीं पापा ने ऐसा क्यों किया। वो दादी को नहीं मार सकते सर। हमारी बात हुई थी, उन्होंने जो भी किया वो हमारे लिए किया, मेरे लिए किया। वो किसी का खून नहीं कर सकते सर। राउत बाहर निकलो। ओके सर। पार्थ आओ। आप भी हाँ बेटी, आपसे बात करनी है। जिस दिन राधिका जी की मौत हुई उस दिन तुम कहाँ थी? मैं तो अपने क्लिनिक में थी सर, लेकिन आप ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? जब भैया खुद अपने सारे गुनाह कबूल कर चुके हैं तो फिर इन सवालों का क्या मतलब है? लोग दुनिया छोड़ के चले जाते हैं लेकिन अपने पीछे सच्चाई छोड़ जाते हैं, और उसी सच्चाई को सामने लाना हमारा काम है। कमलेश ने राधिका जी को नहीं मारा, क्योंकि जिस वक्त राधिका जी की मौत हुई उस वक्त वो दुकान में था और उसने किसी भी ऐसे व्यक्ति से बात नहीं की जिस पर शक जाए हमारा। कहाँ थी तुम? सर मैं सच कह रही हूँ, मैं क्लिनिक में थी। चलो मान लेता हूँ कि तुम क्लिनिक में थी, लेकिन तुम्हारा बॉयफ्रेंड नवीन वो कहाँ था? हमें सब पता है तुम्हारे और नवीन के बीच में क्या चल रहा था। तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। हाँ सर, मैं और नवीन एक दूसरे को चाहते हैं, लेकिन अगर ये बात बा को पता चल जाती तो फिर वो मैं मार ही देती। लेकिन नवीन हार मानने वालों में से नहीं था। वो बा का दिल जीतकर उनसे मेरा हाथ मांगने वाला था। और जब उन्होंने बात नहीं मानी और नवीन की बेइज्जती कर दी तो तुम दोनों ने प्लानिंग करी उन्हें मारने की। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो सर? कुछ भी हो जाए, लेकिन वो मेरी बात थी। हमने उन्हें नहीं मारा है सच में सर, बल्कि मैं तो नवीन को भैया से मिलाने के लिए लेके आई थी। हमने सोचा कि अगर भैया मान जाएंगे तो फिर हमारी शादी जल्द से जल्द हो जाएगी। आप लोगों की शादी जल्दी हो या ना हो, लेकिन अपराधी बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। और एक बात ध्यान रखना तुम, अगर इस पूरी कहानी में तुम्हारा नाम किसी भी पन्ने पर लाल स्याही से मिला, तुम्हारी पूरी जिंदगी काली हो जाएगी। जाओ राउत, 19 तारीख की सेजल और नवीन की कॉल रिकॉर्ड्स, मोबाइल लोकेशन निकालो। ओके सर। सर ये रहे सेजल और नवीन के 19 तारीख के कॉल रिकॉर्ड्स। सर दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स पूरी तरह क्लीन है। तो फिर राधिका को मारा किसने? और फिर कमलेश ने अपने सुसाइड नोट में ये क्यों लिखा कि उसने अपनी मां को मारा,
जबकि 19 तारीख की शाम में वो अपने दुकान पे था, वहां से हिला तक नहीं था। आखिर वो किसको बचाना चाहता है? सर कमलेश अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि योगिता ने अपनी दादी को मारा और अपनी बेटी को बचाने के लिए उसने सारा इल्जाम अपने सर पे ले लिया? लेकिन अचानक सुसाइड, अब तक तो वो ठीक था, तो फिर आज ऐसा क्या हुआ कि उसने अपनी जान दे दी? राउत, मुझे कमलेश के आज के मोबाइल लोकेशंस और कॉल डिटेल्स चाहिए। ओके सर। कमलेश का यूं अचानक आत्महत्या करना काफी चौंका देने वाला मामला था। आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसने कमलेश को इतना बड़ा फैसला लेने के लिए मजबूर कर दिया? क्या इस सब के लिए कमलेश ही दोषी था? क्या वाकई में उसने ही अपनी मां की हत्या की थी? पुलिस अब भी राधिका के हत्यारे को ढूंढने में लगी हुई थी। राधिका की हत्या तब हुई थी जब वो अपनी दुकान से अपने घर पैदल चलकर जा रही थी, लेकिन पुलिस को उस रास्ते पर ऐसा कोई शख्स नहीं मिला जिसने कुछ ऐसा देखा या सुना हो जिससे पुलिस को हत्यारे तक पहुंचने में मदद मिल सके। सर घर आने से पहले कमलेश की लास्ट लोकेशन गोरेगांव थी। मेरा शक सही निकला राउत। लेके चलो इन्हें। सब आपको गलत फहमी हुई है। मैंने राधिका को नहीं मारा। मैं बेकसूर हूं सर, मैंने कुछ नहीं किया। तो सुबह 3 बजे तू वहां क्या कर रहा था जहां पे राधिका जी की लाश मिली? अब ये मत कहना कि तू वॉक करने गया था, वरना तुझे इतना मारूंगा ना कि वॉक तो छोड़, ठीक से बैठ भी नहीं पाएगा। तेरी लोकेशन के सबूत है हमारे पास, बोलेगा? सर प्लान मेरा नहीं था सर। किसका प्लान था फिर? सब मेरा ही प्लान था। मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए था। मुझे पता चल चुका था कि पार्थ किडनैप हो गया है, पर राधिका उसके रैंसम के पैसे नहीं दे रही थी। पार्थ को किसी ने किडनैप कर लिया है। क्या? ये कब हुआ? वो सब छोड़ो तुम, उसे वापस लाने के बारे में सोचो कुछ। और वैसे भी दादी ने साफ साफ मना कर दिया पैसे देने के लिए। तुम कुछ कर सकती हो? उस औरत ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। अब अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद होते हुए मैं नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने उनको मारने का प्लान बना लिया। बा वो 2 मिनट बात कर। हम दोनों ने अपना फोन घर पे ही छोड़ दिया था ताकि हमारी लोकेशन ट्रेस ना हो पाए। रोशनी बहुत है, मैंने बॉडी अभी डंप नहीं कर सकते। इसलिए सर उसकी लाश को हमने पहले गाड़ी में ही रखा और अंधेरा होने के बाद ठिकाने लगा है। सबसे पहले हमने उसके सारे गहने निकाल लिए ताकि मामला लूटपाट का लगे, और उसके बाद एक बड़े से पत्थर से उसका मुंह कुचल दिया। लेकिन तू एक गलती और कर बैठा। बॉडी ठिकाने लगाने जाते वक्त तूने तेरा फोन अपने साथ रख लिया, और इसी गलती की वजह से तुम दोनों फंस गए। कमलेश ने सारा इल्जाम अपने सर पे क्यों ले लिया? पार्थ कमलेश का एटीएम लेकर चला गया था। कमलेश मेरे घर आया था। प्रेरणा, कमलेश? पार्थ कहाँ है? पार्थ! पार्थ यहाँ नहीं है। मुझे पता है वो यही है। पार्थ! कमलेश पार्थ यहाँ नहीं है। उसने मेरी बात ही नहीं सुनी। वो भागते हुए बेडरूम की ओर गया। बेडरूम में कोई नहीं था, लेकिन तभी उसकी नजर उस रिंग पर पड़ी जो राधिका की थी। बोलो, बात क्या है? ये क्या है प्रेरणा? ये क्या है? बाकी हम तुमने क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों? सिर्फ अपने बच्चे को बचाने के लिए कमलेश। लेकिन अगर तुम कहोगी तो मैं पुलिस के सामने सब कबूल कर लूंगी। लेकिन मैंने ये सिर्फ अपने पार्थ के लिए किया। जब उसे ये सब पता चलेगा तो वो मुझसे बात नहीं करेगा। तुम ही बताओ कमलेश, अब मैं क्या करूं? ये सब सुनकर कमलेश टूट सा गया था। उसने अपनी माँ की वजह से मेरे साथ जो भी गलत किया उसका पछतावा था उसे।
इसलिए घर जाकर उसने सुसाइड कर ली। कमलेश ने जो कुछ भी किया वो अपने बेटे पार्थ के लिए किया। वो चाहता था कि अपने बेटे को बुरी संगत से दूर करके उसे एक अच्छी जिंदगी दे सके। जब राधिका ने पैसे देने से इनकार कर दिया तब शायद कमलेश को कोई और रास्ता नहीं सूझा और वो जुर्म के काले रास्ते पर चलने के लिए मजबूर हो गया। लेकिन कमलेश ने जो कदम उठाया उसे किसी भी कीमत पर सही नहीं ठहराया जा सकता। प्रेरणा को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए और विनय को धारा 201 के तहत सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने और उन्हें मिटाने के लिए गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में हैं। एक बात हम सब के लिए याद रखना जरूरी है कि मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, लेकिन रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं। ये बेहद जरूरी है कि हम किसी भी हालत में अपना संयम ना खोएं, क्योंकि जुर्म के रास्ते पर बढ़ाया गया हमारा एक कदम हमारी जिंदगी को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। कहते हैं कि मौत जिंदगी की हकीकत है, लेकिन जब इंसानियत की मौत होती है तो जनाजे नहीं उठते, लोगों का लोगों पर से विश्वास उठ जाता है। माना सच में झूठ मिलाना हम सब की आदत है, लेकिन जो लोग सिर्फ सच के लिए लड़ते हैं उनका साथ कभी कभी उनके अपने भी छोड़ देते हैं। रुक जाओ। रीमा, अरेस्ट कर लो इस लड़के और इसके परिवार वालों को। लेकर चलो इन सबको। अरे समधी जी, क्या है ये सब? ये लड़की कौन है? ये जिसे बहू बनाकर दहेज मांग रहे हो ना, उसकी बहन है हम। अरे बहन तो कुछ भी करेगी क्या? देखिए, लेकर चलो इन सबको, बहुत हो गया। अरे क्या किया? अरे एक मिनट रुको यार। अरे बताओ इसे। बस समधी जी, बताइए इनको। अरे एक मिनट, चले क्या तुम लोगों ने? एक मिनट, खून क्या हाथ रहोगे? पुलिस के आगे धमकी नहीं देना। लेके जा इसको। अरे मेरी बात सुनिए आप। अरे सर, अरे मैडम, अरे मैडम, हमारी बात सुनिए। अरे गलत फहमी हुआ है कुछ। अरे सर, अरे मैडम, बात सुनिए। अरे छोटी, तुम खुद को समझती क्या हो? दहेज का तुम्हारे पति के जेब से जा रहा था जो धमक पड़ी आके। छोटी, वो लालची लोग हैं, तुम हमें गलत। हम तुमको अपनी बहन नहीं मानते, फिर काहे अपना शक्ल दिखाने आ जाती हो बार बार? अरे इतना मुश्किल से मंगली बेटी के लिए मंगला लड़का मिला था, सब पर पानी फेर दिया मुझौसी ने। माँ, आप खबरदार जो हमको माँ बोली तो। अम्मा जी देखिए, आप लोग भले ही संतोषी को अपना नहीं मानती हैं, और संतोषी आप लोगों का भला ही चाहती है। आप तो चुप ही रहो जीजा जी। आपको दहेज नहीं मिला तो सोचा हमरे पति को कैसे मिल जाए। हमारी माँ हमारे लिए बिजनेसमैन लड़का ढूंढी है जो आपसे 10 गुना ज्यादा कमाता है। आपकी औकात क्या है? ए छोटी, जबान संभाल के बात करो तुम हमसे। छोटी हो, छोटी की तरह रहो, ज्यादा बीच में टिपिल टिपिल ना करो तुम, मैंने मारेंगे लपड़, बुद्धि खुल जाए। मार दिए लपड़, क्या करोगे तुम? अरे क्या किए तुम? अरे दामाद जी पर हाथ उठाए। माफी मांगो, हम कह रहे हैं माफी मांगो, ये अच्छा बात नहीं है। चलो बेटी। बिमला, बिमला हमारा हाथ। देखा संतोषी, कितना इज्जत हो रहा है दामाद का घर में। हम तुमको बोले थे कि लोग मर रहे तो मरने दो इनको, लेकिन तुमको हमारा बेइज्जती कराने का शौक चढ़ा था। पकड़ो ध्रुव को तुमको जो करना है वो करो। मन करे तो सारी जिंदगी के लिए इस घर में बैठ जाओ तुम, लेकिन हम तुम्हारे चक्कर में अपनी बेइज्जती नहीं करा सकते। बहुत हो गया, अब बस सब खत्म। दामाद जी, दामाद जी, काड़े, संतोषिया को फोन तुम ही घुमाया था ना? हाँ? अरे बोलता कहीं रहे मुझौसा, घेटिया छोड़ देंगे। अरे बिमला, बस हुआ तमाशा। तमाशा तो आपकी वजह से हो रहा है। आप ही बोले थे इसको संतोषिया को फोन करने के लिए ना? हाँ बोले थे,
तुम उसकी सौतेली हो पर हम तो उसके अपने सगे हैं ना। पूजा की सगाई संतोषी के बगैर कैसे होने देते हम? तो कौन सा सगाई होने दी? सगाई तो उसने तुड़वा दिया ना। पूजा, हम तुम्हारा भला ही चाहते थे। अरे का दरवाजा खटखटा रही है? चल यहाँ से, कोई नहीं सुनने वाला तुमने यहाँ पे। चल निकल यहाँ से, निकल। विमला, निकल। विमला, अरे क्या कर रही हो? बच्चा है ना गोद में इसका। जब रिश्ते सगे और सौतेले के तराजू में तुलते हैं तो अक्सर खून के आगे जज्बात पानी हो जाते हैं। ये केस संतोषी के उन नाजुक जज्बात से जुड़ा था जहां उसके आदर्श भले ही चट्टान की तरह मजबूत थे, लेकिन उसका सच्चापन उसके अपनों की आंख का कांटा था। और अपने इसी सच्चेपन की संतोषी को एक ऐसी कीमत चुकानी पड़ी जहां उसके आंसू खून बनकर बहते रहे और उसके खून को भी पानी की तरह बहा दिया गया। साहब हम ही फोन किए थे आपको, यहाँ से गुजर रहे थे तो देखा बच्चा रो रहा है। हट जाओ। खड़े साहब। तुम इसे जानते हो? इसमें हमला किसने किया? नहीं साहब हम ये तो नहीं जानते, लेकिन जो देखे वो आपको बता दिए। सर, ये लड़की का पर्स, मोबाइल और पैसे मिले हैं, लेकिन मोबाइल बंद है। मोबाइल और पैसे इंटैक्ट हैं। इसका मतलब है हत्या लूट के इरादे से नहीं हुई है। हो सकता है इसे मार के यहाँ डंप कर दिया गया हो। लेकिन सर इसके साथ तो बच्चा भी है। अगर कोई डंप करता तो बच्चे को जिंदा क्यों छोड़ता? शायद इसका मर्डर यहीं पर हुआ है। सर बच्चे के शरीर को पूरी तरह से चेक किया। शरीर पे कहीं भी चोट के निशान नहीं है, लेकिन कहीं कहीं खून के धब्बे हैं। लगता है बच्चे के शरीर पे खून के निशान इस औरत के ही हैं। विवेक, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ और फोरेंसिक टीम से कहना कि इस बच्चे की बॉडी पे जो खून है उसे चेक करें, वो इस महिला से मैच करता है या नहीं। और इसका फोन ऑन करवाओ, हो सकता है इसके किसी रिश्तेदार का नंबर हो। ओके सर। संतोषी पिछले एक हफ्ते से ही अपने मैके में थी और कल वो पटना वापस आने वाली थी। कल वापस आने वाली थी लेकिन आई नहीं, तो उसकी फिक्र नहीं हुई? नहीं साहब, ऐसा कोई बात नहीं है। हमारा लड़का है ना ध्रुव, इसका फेफड़े में बीमारी है। कल इसको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, इसलिए हमको संतोषी फ़ोन भी की थी। सूरज, ध्रुव की तबीयत बहुत ढीली है। अगर ये ठीक हुआ ना तो हम आज शाम में आ जाएंगे, वरना हम कल सुबह आ जाएंगे। ठीक है संतोषी, जैसा तुम सही समझो। संतोषी जब रात में वापस नहीं आई तो हमको लगा लेट हो गया होगा, इसलिए रुक गई होगी। सवेरे उठते ही हम पिताजी को फ़ोन करके पूछे कि तो इन्होंने बताया कि संतोषी कल रात में निकल गई थी। हमको भी साहब यही लगा था कि संतोषी सवेरे ही जाएगी, इसीलिए ध्रुव को हम अपने साथ सत्संग पर ले गए। हम कीर्तन में थे और तभी संतोषी का फोन आया तो हम उठा नहीं पाए। हम राधे को दे दिए फोन। हेलो दीदी, हम बोल रहे राधे, मालिक सत्संग में, इसीलिए हम फोन उठाए। ध्रुव कहाँ है? हमने बोला ध्रुव मालिक के पास है। वो बोली ध्रुव को गणेशपुरा चौराहे पर लेकर आओ, और वहां से पटना जाने वाला बस पकड़ने के लिए बस अड्डा चली गई। लेकिन हमें तो संतोषी की लाश वीरपुर के जंगल से मिली, और तुम कह रहे हो कि तुमने उसे गणेश नगर चौराहे पर छोड़ा। हमने तो बोला था साहब दीदी को कि हम बस अड्डा छोड़ देते हैं, लेकिन वो बोली खुद ही चली जाएगी। कुछ छुपा नहीं रहे हो ना? हम कुछ भी नहीं छुपा रहे हैं साहब।
जब तुम संतोषी को गणेश नगर चौराहे पर छोड़े उस वक्त कितने बजे होंगे? 7 साढ़े 7 बजा होगा साहब। गणेश नगर चौराहे से बस अड्डे जाने वाले रास्ते में पूछताछ करो। आपको किसी पे शक? गणेश नगर चौराहे से बस अड्डे जाने वाले रास्ते में पूछताछ करो। आपको किसी पे शक? अरे संदीप जी, अच्छा नहीं किया तुम लोगों ने। खून क्या शुरू हो गए? साहब, गौरव और उसके परिवार को संतोषी ने दहेज लेने के जुर्म में अंदर करवाया था। हमको लगता है उन्हीं लोगों ने कुछ ना कुछ करवाया होगा संतोषी के साथ। लेकिन अगर वो लोग अंदर थे तो संतोषी को मरवाएंगे कैसे? हमको मालूम पड़ा था कि वो लोग 2 दिन पहले अपना जमानत करा के बाहर आ गए थे। ठीक है, उनका नाम पता जो भी डिटेल आपके पास है लिखवा दीजिए। विवेक, जिस पुलिस स्टेशन में गौरव और उसके परिवार के खिलाफ दहेज का केस दर्ज हुआ था उसके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से मिलते हैं एक बार। सर। सर, लड़के का नाम गौरव गुप्ता है और ये उसके माता पिता स्मृति और अभय गुप्ता। संतोषी के मायके वालों से इन लोगों ने दहेज की मांग की थी। दिल्ली के रहने वाले हैं ये लोग। आपने इन्हें सगाई के दौरान अरेस्ट किया था। अगर ये लोग संतोषी की फैमिली से दहेज मांग रहे थे तो संतोषी के घर वाले उसकी छोटी बहन की सगाई कर क्यों रहे थे? सर, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं बता सकती, लेकिन हाँ, संतोषी ने बताया था। उसके मायके वालों ने भले इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी हो, पर संतोषी हमेशा गलत के खिलाफ खड़ी होती थी। मैं उसे पहले से जानती हूँ। पुलिस की ट्रेनिंग हमने साथ में ली थी। संतोषी ने पुलिस ट्रेनिंग ली थी? यस सर, 6 साल पहले इसी थाने में हमने ज्वाइन किया था ASI बनकर। चार साल पहले जब संतोषी की शादी हुई थी तो उसने अपना ट्रांसफ़र पटना करवाया था क्योंकि उसका ससुराल पटना में था। पर शादी के लगभग 3 साल बाद उसने जॉब छोड़ दी। संतोषी के पिता ने संतोषी की हत्या का शक गौरव और उसके परिवार पर जताया है। आपको क्या लगता है? सर, ये लोग जब अंदर थे तो भी इनके चेहरों पर कोई शिकन नहीं थी, और जमानत के बाद जब बाहर आए तो ऐसी अकड़ के साथ आए जैसे उन्होंने कोई क्राइम किया ही नहीं। फिलहाल पता चला है कि ये लोग दिल्ली भी नहीं गए, मुजफ्फरपुर में ही हैं, किसी JK लॉज में ठहरे हैं। संतोषी को बोले थे कि हम टेम्पो मंगा देते हैं, पर बोली ना ही उसको हमारा पैसा खर्च करवाना है ना ही उसको अपना करना है। एक एक पाई जोड़ जोड़ के रख रही थी ध्रुव के इलाज के लिए, लेकिन अब खुद है अपनी जान गंवा बैठी है। हेलो, सर, हमारे पेरेंट्स दहेज नहीं मांगे थे, बस बोला था कि शादी हमारी हैसियत से होनी चाहिए। अब शादी में कैश और साजो सामान तो हर लड़की वाले देते हैं। उन्होंने हाँ भरी, तभी तो हम इतना खर्चा करके दिल्ली से मुजफ्फरपुर आए, और यहाँ के हमारे साथ ही धोखा हुआ। धोखा नहीं, आप लोगों को आपकी औकात दिखाई संतोषी ने। उसने आपको अंदर करवाया और आपने बाहर आते ही उसे मरवा दिया। सर, हमने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया तो जमानत के बाद अभी तक यहाँ क्यों टिके हो? दिल्ली वापस क्यों नहीं गए? इसलिए नहीं गए सर क्योंकि 2 दिन के बाद पेशी है कोर्ट में हमारी। दहेज के केस में तो जमानत मिल गई, मर्डर के केस में क्या होगा मालूम है ना? मालूम है सर, और ये भी जानते हैं कि आप ना हमें डोरी केस में फंसा सकते हैं और ना ही मर्डर केस में अंदर कर सकते हैं। बड़ा कॉन्फिडेंस में हो। कुछ गलत थोड़ी ना किए हैं सर। 5 दिन हवालात में रहकर भी अकल ठिकाने नहीं आई। अकल है सर, और ये भी जानते हैं कि आप सिर्फ हमें धमका सकते हैं, अंदर थोड़ी ना कर सकते हैं। ये लोग हैं बड़े शातिर, मर्डर पूरी प्लानिंग से किया होगा। पता लगाओ जमानत मिलने के बाद इस लॉज में या इससे बाहर ही किस किस से मिल रहे थे, इनसे जुड़ी हर इन्फॉर्मेशन निकालो। हो गया सर। हेलो, ठीक है, हम आते हैं। सर, संतोषी का पति सूरज पुलिस स्टेशन में आया है। हाँ साहब, ये बात एकदम सच है कि पूजा और उसकी माँ दहेज देने के लिए तैयार थे। वो लोग संतोषी के पिताजी का कुछ सुनते ही नहीं थे। उन लोग ने तो हमको और संतोषी को ना तो रिश्ते के बारे में बताया था और ना ही सगाई पे हमको निमंत्रण दिया था। ऐसा क्यों? साहब, वो बात ऐसी है कि पूजा और हमारी सास जो है संतोषी से शुरू से ही चढ़ती थी। सगी नहीं थी ना, इसलिए। तो मतलब विमला जी संतोषी की सौतेली माँ है और पूजा सौतेली बहन, पर नारायण जी?
एक वही तो हैं उस घर में जो संतोषी से प्यार करते थे। उन्होंने ही राधे से संतोषी को फ़ोन करवाया था सगाई की खबर देने के लिए। और साहब राधे ने संतोषी को दहेज वाली बात भी बता दी। दहेज की बात सुन के संतोषी एकदम झल्ला गई साहब। और उसने लड़के के घर वालों के बारे में पता किया तो वो लोग सच में लालची थे साहब। पुलिस में थी ना साहब, इसलिए गलत कभी बर्दाश्त नहीं करती थी। और संतोषी ने पुलिस की नौकरी छोड़ी क्यों थी? हमारा लड़का ध्रुव के लिए। ध्रुव के पैदा होने के बाद संतोषी ड्यूटी ज्वाइन की ही थी कि उसकी बीमारी के बारे में पता चला। ला 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 हम संभालते, तुम निकलो तो लेट हो जाओगी तुम। ले। संतोषी काहे रो रही हो तुम? कुछ नहीं होगा ध्रुव को, ठीक हो जाएगा। लेकिन सूरज अभी तो भूखा है ना इसलिए रो रहा है। तो तुम निकलो नहीं तो लेट हो जाओगी। जाओ जाओ। हम अपनी नौकरी छोड़ देते। संतोषी कैसी बातें कर रही हो तुम? पागल हो क्या? पुलिस ऑफिसर बनना तुम्हारा सपना था ना, फिर ऐसे कैसे नौकरी छोड़ दोगी तुम? हम कितने खुश नसीब है ना, हमें आप जैसा पति मिला है। लेकिन सूरज इस वक्त ध्रुव से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। लाओ अमित। हमको लगा था हमारा औरत और बच्चा का पालन पोषण हमारा जिम्मेदारी है, इसलिए हम संतोषी को नौकरी छोड़ने दिए साहब। और आपको क्या पता था कि संतोषी हमको और ध्रुव को छोड़ दे हमेशा के लिए चले जाएगी। संतोषी एक एक्स पुलिस कर्मी थी और पुलिस फोर्स ज्वाइन करना उसके जीवन का लक्ष्य था। और 6 साल पहले उसका ये लक्ष्य पूरा भी हुआ और 3 साल पहले तक वो असिस्टेंट पुलिस सब इंस्पेक्टर के पद पर बिहार पुलिस में कार्यरत भी थी। लेकिन अगर पुलिस फोर्स ज्वाइन करना उसके जीवन का लक्ष्य था तो फिर इतने छोटे से कार्यकाल के बाद उसने इस्तीफा क्यों दे दिया? संतोषी के पति सूरज ने अपने बयान में इस बात की वजह तो साफ की थी, लेकिन पुलिस उसके बयान को दूसरे समीकरणों से भी जोड़कर देख रही थी। सर भले ही संतोषी ने अपने बच्चे की बीमारी के चलते जॉब छोड़ दी थी, लेकिन सूरज नहीं चाहता था कि संतोषी अपनी जॉब छोड़े। शायद संतोषी के साथ बच्चे की बीमारी का खर्चा सूरज को बोझ लगता हो। सर कई केसेस में मर्डर के ऐसे एंगल भी सामने आते हैं। लेकिन संतोषी और सूरज के रिश्ते को समझे बगैर इस एंगल का कोई बेस नहीं है, क्योंकि संतोषी का मर्डर उसके मायके वाले एरिया में हुआ है। फिर भी पता करके देखो, जिस समय संतोषी की लाश मिली उस समय सूरज वाकई पटना में था। ओके सर। सर हमने गणेश नगर से क्राइम सीन तक छानबीन की, लेकिन फिलहाल कोई लीड नहीं मिली। पर गौरव का परिवार जिस लॉज में रुका हुआ है वहाँ संतोषी की छोटी बहन और उसकी माँ को देखा गया है और उनके पड़ोसियों से ये पता चला है कि गौरव के परिवार की गिरफ्तारी के बाद दोनों माँ बेटी का संतोषी से बहुत झगड़ा हुआ था। बोल क्यों नहीं रहे? उस दिन जेके लॉज में आप गौरव और उसके परिवार से मिलने गए थे ना? जी सर। संतोषी ने तो उन्हें हवालात पहुंचाया था, फिर आप लोग क्यों मिलने गए थे उन्हें लॉज में? आपके वकील आए थे हमसे मिलने, आपका संदेश दिए। बाकी हम खुद आ गए ये कहने के लिए कि हम पैसा नहीं लेंगे आप लोगों से, कोर्ट से ऐसे ही छुड़वा देंगे। हमारा भी बहुत मन है कि पूजा का ब्याह गौरव जी से हो जाए। हमारे जख्मों पे नमक छिड़कने आए हैं। गौरव जी, उस दिन के लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। वो जो कुछ भी हुआ संतोषी दीदी की वजह से हुआ। हम तो उन्हें सगाई में भी नहीं बुलाए थे, पर वो अपनी दरोगाबाजी से बाज नहीं आती। ठीक है, हम तुमसे अभी शादी कर लेंगे, लेकिन वो तुम्हारी दरोगा बहन फिर से गले पड़ गई तो क्या करेंगे हम लोग? गौरव और उसके परिवार के साथ मिलकर संतोषी को रास्ते से हटाया या फिर तुम दोनों ने खुद ही? अरे नहीं सर, हम लोग संतोषी के साथ कुछ नहीं किए। तो कौन किया है? गौरव और उसके परिवार ने? वो लोग भी नहीं किए। आप लोग जब उनसे मिलके लौटे तो वो लोग हमको फोन किए, वो लोग भी हैरान थे सर। हैरान थे या आप लोगों से अपनी खुशी बांट रहे थे? वैसे तो संतोषी दीदी के मरने का दुख बिल्कुल नहीं है, पर ऐसा भी नहीं है कि हम उनके मरने की खुशी मनाएं। और वैसे भी संतोषी दीदी को कौन सा हमारी खुशियों की परवाह थी।
वो तो हमेशा हमें दुखी देती आई है। अरे सर, इतना मुश्किल से मंगली बेटी के लिए मंगला लड़का मिला था, और आजकल थोड़ा बहुत कौन नहीं लेता है सर। लेकिन इस संतोषी कुछ ज्यादा ही सच्ची बनती थी, दरोगा का नौकरी छोड़ दी थी और दरोगाई नहीं छोड़ी थी। अच्छा आप बताइए, घर का मामला में पुलिस को बुलाने का क्या जरूरत है जब हम राजी खुशी सब कर ही रहे थे? तो राजी खुशी अगर कोई अपराध करेंगी तो पुलिस तो आएगी ना। दहेज लेना देना दोनों अपराध हैं। एक बात बताइए, जिस समय संतोषी की हत्या हुई आप लोग कहाँ थे? घरे में थे सर। कहाँ जाएंगे? इस संतोषी पटना के लिए कब निकल गई मालूम ही नहीं चला। वो तो बोली थी अगला सुबह जाएंगे, और अगला सुबह आप ही लोगों से पता चला कि संतोषी हरे रामा 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 कृष्णा कृष्णा। कोई ना सुनने वाला तुमरा यहाँ पे, निकल यहाँ से। पापा हम कुछ गलत तो नहीं किए, हम तो पूजा का भला ही चाहते थे। फिर माँ और पूजा हमको अपना क्यों नहीं मानती, और अब आप भी हमको प्यार नहीं करते। ऐसा मत बोल बिटिया, हम तो यही सोच के दूसरा शादी किए थे कि तुमको माँ का जरूरत है। हमको नहीं मालूम था बिटिया कि ये सगे सौतेले का जार हमको दो हिस्सों में बांट कर रख दे। हमको नहीं मालूम। सर, संतोषी के फादर ने बोला था कि संतोषी उस शाम अचानक पटना जाने वाली थी, तो हो सकता है उसके नौकर राधे ने यह बात संतोषी की माँ और बहन को बता दी हो, और इसी मौके का फायदा उठाकर संतोषी की माँ और बहन ने या तो संतोषी का मर्डर कर दिया या करवा दिया होगा। हो सकता है। गौरव की फैमिली संतोषी की माँ और बहन के साथ साथ राधे की एक्टिविटीज में भी नजर रखो। ओके सर। पर विवेक, हमें समझना ये भी होगा कि अगर संतोषी अगले दिन सुबह पटना जाने वाली थी तो उसने अचानक अपना प्लान चेंज करके उसी शाम को पटना जाने का फैसला क्यों किया? चलो चलो मुख लो जल्दी से। अरे हम खा लेंगे। देखो हम तुमको नहीं खिला रहे हैं, अपने होने वाली बिटिया को खिला रहे हैं। चलो मुख लो। बेटी? तुमको कैसे पता बेटी होगी? ले, तुम हमको ऐसा वैसा समझती हो का? अरे हम बहुत बड़े अंतर्यामी हैं, पूरा मोहल्ला का भविष्यवाणी करके बैठे हैं। जिसको बिटिया बोलो तो बिटिया हुआ, बेटवा बोलो तो बेटवा हुआ। हम तो अपनी बिटिया का नाम भी सोच लिए। क्या? ध्वनि। कैसा है? बहुत अच्छा है, लेकिन अगर लड़का हुआ ना तो उसका नाम ध्रुव रखेंगे। अरे सूरज, दरवाजा खोलो। आते हैं भैया, दरवाजा खोलो। अरे क्या है, सो रहे थे क्या? ठीक है ठीक है, बटवा दो अपना। कितना हो गया भैया? अरे हम देते हैं ना, तुम जाकर सामान निकालो ना। लो भाई, कितना हो गया? ये लो, काहे देख रहे हैं? बहुत खर्चे होते हैं। आ जाओ, सामान लेकर आओ। अरे मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। अरे तू इसे काहे को ले आया? अरे बिन माँ के बच्चे को कैसे पालेगा? उसका बाप अभी जिंदा है। मरे तेरे दुश्मन, माँ के सामने मरने मारने का बात बोलते, शर्म नहीं आता तुमको? हम तो जीते जी मर गए अम्मा, लेकिन जो इस दुनिया में नहीं है उसके बारे में सोच के आपको जरा सा भी दुख नहीं होता है। अम्मा आप थक गई हैं, थोड़ा आराम कर लीजिए। सर, ये संतोषी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत मल्टीपल स्टेबिंग की वजह से हुई। लेकिन सर, एक नई बात सामने आई है। अगर वो ब्लड संतोषी का नहीं है तो किसका हो सकता है? हो सकता है जिसने संतोषी का मर्डर किया हो, ये ब्लड उसी का हो। ऐसा भी तो हो सकता है विवेक कि इस काम में राधे की हेल्प ली गई हो और राधे उसे गणेश नगर चौराहे की बजाय सीधा क्राइम सीन पर ले गया हो। लेकिन सर, राधे के बारे में अभी तक जो भी पता चला है उससे तो यही सामने आया है कि ये नारायण का काफी वफादार है और संतोषी को तो अपनी बड़ी बहन की तरह मानता था। लेकिन उनका सगा वाला तो नहीं है ना। हो सकता है राधे को पैसों का लालच देकर विमला और पूजा ने अपने साथ मिला लिया हो। सर संतोषी की कॉल रिकॉर्ड से सर, संतोषी का फोन क्राइम सीन पे हत्या के 1 घंटे के बाद बंद हुआ है। संतोषी की कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि जब वो मायके में थी तो उसके फोन पे एक नंबर से कई बार कॉल आया। सर, ये नंबर किसी मुकेश सिंह के नाम पर भीमनगर के एड्रेस से रजिस्टर्ड है और ये मुकेश संतोषी को काफी समय से कॉल कर रहा था। और भीमनगर गणेश नगर चौराहे से ज्यादा दूर नहीं है जहां हमें संतोषी की लाश मिली थी, और गणेश नगर चौराहे पर संतोषी को छोड़ा था राधे ने। विवेक,
इस राधे को बुलाओ। हो गया सर। साहब, भले ही संतोषी दीदी हमारी सगी नहीं थी, लेकिन हम उनको सगी से भी ज्यादा मानते थे साहब। हमारी बड़ी दीदी थी साहब। और पूजा और विमला, तो नौकर तो पूरे खानदान का है ना। हो सकता है उन दोनों की बातों में आकर उस दिन तो संतोषी को गणेश नगर नहीं वीरपुर के जंगल ले गया हो, जहां उसे मारने वाला पहले से ही मौजूद था। हम ऐसा कुछ भी नहीं किए साहब। पूजा दीदी और विमला मालकिन भी जो कुछ हमको बोलती है, सबसे पहले हम साहब को बताते हैं, उसके बाद ही उनकी सुनते हैं। उस साहब मालिक ही हमको बोले थे कि संतोषी दीदी को बस अड्डे छोड़ाओ। लेकिन संतोषी को तूने बस अड्डे तो छोड़ा ही नहीं। साहब, दीदी ने बोला वो गणेशपुरा चौराहे से टेम्पो पकड़ के चली जाएंगी। संतोषी उस दिन गणेश नगर चौराहे पर किसी और से मिली थी? हमको कुछ नहीं मालूम साहब, वो हमको वहीं से लौटने बोली थी। एक बात बता, मुकेश सिंह कौन है? हेलो, कौन मुकेश सिंह बात कर रहा है? जी बोल रहा हूँ। आप कौन? मैं मुजफ्फरपुर थाने से उमेश यादव बात कर रहा हूँ। आप तुरंत मुजफ्फरपुर थाने आ जाइए। तुम समझ काहे नहीं रहे हो? तू काम धंधा करेगा या इस बच्चे को पालेगा? देखो बेटा, अभी भी समय है, इसको नाना नानी के पास छोड़ आओ। अम्मा आप जी, हमने सुना है संतोषी शादी के बाद कभी भी 2 दिन भी अपने मायके में नहीं रुकी, क्योंकि उसकी सौतेली माँ और उसकी बहन उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। बिल्कुल सही सुना साहब आपने। लेकिन इस बार संतोषी पूरा 1 हफ्ते अपने मायके में रुकी थी। तो क्या इस बार तुम्हारा संतोषी से कोई झगड़ा, कोई मनमुटाव हुआ था? झगड़ा? और हमारा और संतोषी का झगड़ा मैंने सवाल ही नहीं होता है साहब। तो फिर तुमने संतोषी से जिंदगी भर अपने मायके में रुकने के लिए क्यों बोला था? तुमको जो करना है वो करो, मन करे तो सारी जिंदगी के लिए इस घर में बैठ जाओ तो, लेकिन हम तुम्हारे चक्कर में अपनी बेइज्जती नहीं करा सकते। अच्छा, मैंने आपको मीनाक्षी और उसकी अम्मा भड़का के भेजी है। देखिए साहब, हमारा और संतोषी का सब कुछ एकदम ठीक हो गया था, वो तो वापस भी आने वाली थी। लेकिन संतोषी के वापस आने से पहले ही उसका मर्डर हो गया। अब तुम्हारी संतोषी से फोन पे खुशी खुशी बात हुई या झगड़ा हुआ, इसका क्या प्रूफ है? देखिए साहब, हमारे पास प्रूफ तो नहीं है, जितना हमको पता था हम आपको बता दिए, और यही सच है। सूरज, अच्छे से सोचकर बताओ, कहीं तुम्हारे और संतोषी के झगड़े की वजह ये मुकेश तो नहीं? मुकेश? आप इसमें मुकेश को घुसा के मतलब कहना क्या चाहते हैं? मुकेश को तो जानते हो ना तुम? आप मुकेश को जानते हैं, वो संतोषी का दोस्त था। अरे साफ साफ बता क्यों नहीं देते इंस्पेक्टर साहब को? साहब हम बताते हैं आपको, वो मुकेश दोस्त नहीं संतोषी का आशिक था। अम्मा काहे लिए आप बीच में कूद रही हैं? आप चुप रहिए ना, हम बता देंगे, सब बता रहे हैं हमको, आप चुप रहिए। साहब, वो संतोषी और मुकेश एक दूसरे को पसंद करते थे, और संतोषी मुकेश से शादी भी करना चाहती थी। अगर संतोषी मुकेश से शादी करना चाहती थी तो फिर उसकी शादी तुमसे क्यों हो गई? दरअसल हमारे चाचा मुजफ्फरपुर में रहते थे, अभी उनका देहांत हो गया। हम बचपन से उन्हीं के पास पले बड़े। हमारे चाचा और संतोषी के पिताजी बहुत अच्छे दोस्त थे, इसलिए हम संतोषी को बहुत पहले से जानते हैं, और हम संतोषी को पसंद भी करते थे। लेकिन संतोषी जो है वो मुकेश को पसंद करती थी और शादी करना चाहती थी, लेकिन मुकेश ने संतोषी को धोखा दे दिया, उससे झगड़ा कर लिया। संतोषी एकदम टूट गई थी साहब। हमें लगता था कि मुकेश में वो सब कुछ है जो हम अपने पति में देखना चाहते थे, लेकिन सूरज, हमसे शादी करोगे? मुकेश सिंह, तुम अक्सर संतोषी को कॉल करते थे, और पिछले 1 हफ्ते में तो काफी ज्यादा कॉल्स किए हैं। जान सकता हूं क्यों? सर हम बस ऐसे ही कॉल करते थे। संतोषी का मर्डर हुआ है,
तुम्हारी इस ऐसे ही का हम क्या मतलब निकालेंगे, समझते हो ना? साहब मुकेश जो है संतोषी को फोन करके तंग करता था, ये हम खुद देखें। हेलो मुकेश, तुम्हें कितनी बार समझाया, अब हम शादीशुदा हैं। प्लीज ऐसे फोन करके हमें परेशान मत किया करो। साहब संतोषी मुकेश का फोन सिर्फ इसलिए उठाती थी ताकि संतोषी मुकेश को समझा सके कि वो उसे भूल जाए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, लेकिन वो समझता ही नहीं था। क्या समझते सर? सच तो यह है कि हम भी संतोषी को भूल नहीं पाए थे। सर हमने नहीं छोड़ा था उसे, उसने हमको छोड़ा था। वादा किया हमसे शादी करने का और शादी उस सूरज से कर ली। और शायद ये बात तुमसे सहन नहीं हुई, और अब जब वो अपने मायके में थी तुमने उसका मर्डर कर दिया। सर अगर हमको मारना होता ना तो 4 साल इंतजार नहीं किया होता, उसी दिन मार कर फेंक दिया होता जिस दिन वो हमको छोड़ के गई थी। देखो संतोषी, बात समझने की कोशिश करो। माँ को तुम्हारा जॉब करना बिल्कुल पसंद नहीं है और शादी के बाद तो बिल्कुल नहीं करने देंगे वो। मुकेश तुम जानते हो ना, पुलिस विभाग में काम करना मेरा सपना है। तुम्हारा मुझसे शादी करना भी तो सपना था ना। हाँ लेकिन क्या? कौन सा तुमने आईएएस का जॉब प्राप्त किया है? एक मामूली से एएस ही बनी हो ना। अरे छोड़ो ये सब जॉब। देखो मेरी बात मानो, हम तुम्हारी किसी कमी को नहीं छोड़ेंगे, सब पूरा करेंगे। क्या इतना मुश्किल है बात समझना? जिसे हमारा काम मामूली लगता है वो क्या देगा हमें? देखो मुकेश, हम नहीं जानते कि तुम अपनी वर्दी से कितना प्यार करते हो, लेकिन हम अपनी वर्दी के लिए तुम्हें भी छोड़ सकते हैं। सर वर्दी के लिए उसने हमको छोड़ दिया था, लेकिन अब क्या हुआ? सूरज से शादी करने के बाद उसने जॉब छोड़ा ना। सर मायके में देखिए तो हम उसको फोन करके मिलना चाहते थे, उससे पूछना चाहते थे तो उसने सूरज से शादी करने के बाद ये जॉब छोड़ा ना, तो सूरज को क्यों नहीं छोड़ा जैसे हमको छोड़ दिया था उस जॉब के लिए? तो फिर मुलाकात हुई उससे? सर हम मिलना चाहते थे, लेकिन वो नहीं मिलना चाहती थी हमसे। हो सकता है तुम संतोषी को जबरदस्ती मिले और उसे मारकर उसकी लाश को जंगल में फेंक दिया। सर हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, और आपके हाथ मेरे खिलाफ कोई सबूत लगे ना तो आप बोलिएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम संतोषी पर शक करने लगे थे और तुमने संतोषी को? बस अब हमरे और संतोषी के रिश्ते पे इतना घटिया आरोप मत लगाइए। अरे आपको अंदाजा भी नहीं है हमरे और संतोषी के रिश्ते के बारे में। आज हम अगर जिंदा हैं ना तो हमरा लड़का ध्रुव जो संतोषी का आखिरी निशानी है उसके लिए जिंदा है, वरना हम भी संतोषी के साथ ही मर गए होते। अरे वाह बिटिया, ये पुलिस का कपड़ा में हमारी बिटिया कितनी सुंदर लग रही है। अरे खुश रहो, चुक चुक जियो बेटा, चुक चुक जियो। और जानते हैं पापा, जब हमने शपथ ली ना, पूरा हॉल में महिला सशक्तिकरण जिंदाबाद का नारा लगा था। हमारा सीना गर्व से आज चौड़ा कर दिए तुम। अरे मालिक, क्या हुआ? क्या ढूंढ रहे? मालिक, अरे मालिक क्या कर रहा है? अरे मालिक क्या कर रहा है? मालकिन देखिए क्या कर रहा है? अरे मालिक छोड़ दीजिए मत, छोड़िए मत। हमें नहीं जीना, अपनी बिटिया संतोषी के बिना हम नहीं जीना चाहते। नारायण, ये बच्चों जैसी हरकत क्या है? ये मरने मराने का भूत कहाँ से सवार हुआ? तुम ये सत्संग में आना बंद मत करो। नारायण, अरे सत्संग से ही तो हर दुख से मुक्ति मिलती है। हमारी और कैसों की जिंदगी में का कम दुख था? हम सब की जिंदगी में सत्संग से ही बदलाव आया है। हमें कोई बदलाव नहीं चाहिए, केवल मुक्ति चाहिए हमें, मुक्ति। सर गौरव का परिवार संतोषी की बहन और उसकी मां के खिलाफ तो अभी तक हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन संतोषी को मारने में इस मुकेश का मोटिव भी स्ट्रांग है और संतोषी के मर्डर में
सूरज का हाथ होने की पॉसिबिलिटीज को भी नकारा नहीं जा सकता सर। लेकिन संतोषी का सूरज की माँ के साथ भी रिश्ता अच्छा नहीं था। संतोषी की सास के बारे में भी सारी इंफॉर्मेशन निकालो सर। इन सब पे नजर रखने के साथ साथ हर पॉसिबिलिटी को खंगालो। ओके सर। संतोषी शुरू से ही जुझारू सोच की थी। सही और सच के लिए उसने कभी कोई समझौता नहीं किया। लेकिन वो किस सच के लिए कुर्बान हुई? क्या वो किसी की दुश्मनी का शिकार हुई थी या फिर उसके अपनों ने ही उसका सीना छलनी कर दिया था? संतोषी के मर्डर के कई सस्पेक्ट्स नजर आ रहे थे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस के सामने एक और केस आया। साहब, लगता है काफी टाइम से यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये इलाका उस इलाके से ज्यादा दूर नहीं है जहां में संतोषी की लाश मिली थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बच्चे की हत्या का संतोषी की हत्या से कोई कनेक्शन है? पहले आसपास सर्च करो, हो सकता है इसके शरीर के बाकी हिस्से यहीं कहीं आसपास हो। सर, आसपास बॉडी का कोई भी दूसरा हिस्सा नहीं मिला। लेकिन विवेक, इस थैली में जिसमें बच्चे के सर मिला है किसी पूजा के सामान की लग रही है, लेकिन नाम मिट गया है, शायद बाहर पड़े होने की वजह से और बारिश का मौसम भी है। लेकिन एक बात सोचने वाली है, इसमें सिर्फ बच्चे का सर मिला है, धड़ नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी तंत्र मंत्र के चक्कर में बच्चे की बलि दी गई हो? पॉसिबल है सर। हो सकता है संतोषी को किसी तांत्रिक के बारे में पता चल गया हो, वो तांत्रिक किसी बच्चे की बलि दे रहा हो और उसी तांत्रिक के हाथों संतोषी का मर्डर हो गया हो। अगर संतोषी की हत्या का कनेक्शन इस बच्चे की बलि से होता तो संतोषी की बॉडी के पास हमें उसका बच्चा जिंदा नहीं मिलता। तांत्रिक उसके बच्चे को किसी दूसरे कर्मकांड के लिए उठा के ले गया होता। ये मामला कुछ और है। एक काम करो, बच्चे के कटे हुए सर को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजो और ये पता लगाओ कि पूजा के सामान का ये थैला किस दुकान का है। ओके सर। सर, जिस बच्चे का कटा हुआ सर हमें मिला था उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के मुताबिक उसकी हत्या उसी शाम हुई जब संतोषी का मर्डर हुआ और संतोषी के बेटे ध्रुव की बॉडी पर जो हमें खून के धब्बे मिले थे वो उसी बच्चे के थे। इसका मतलब ये हुआ कि जिसने बच्चे को मारा उसका संतोषी के मर्डर से कोई कनेक्शन है। वो पूजा का थैला किस दुकान का है पता चला? सर अभी तक तो नहीं, लेकिन पूछताछ जारी है। हाँ सर, ये हमारी ही दुकान का थैला है, लेकिन पंडित तांत्रिक हमारे यहाँ से तो सभी लोग सामान लेके जाते हैं। अब कब कौन क्या ले गया ये कैसे बता सकते हैं? उस दुकान के बाहर सीसीटीवी है। संतोषी के मर्डर से पहले वाले दिनों के उस सीसीटीवी के फुटेज चेक करते हैं, शायद उसमें कुछ मिलेगा। ओके सर। हम तो पूजा का सामान खरीदे थे साहब, कोई क्राइम नहीं किए। तंत्र पूजा का सामान खरीदा था तूने? किस तांत्रिक के कहने पे खरीदा वो बोल। साहब वो अब बोलता क्यों नहीं है? बोलता क्यों नहीं है? साहब वो हम अपने लिए खरीदे थे साहब। इसका मतलब उस बच्चे का सर काट के उस थैली में डाल के तूने ही फेंका? तूने ही फेंका ना? साहब अब जो भी कुछ किए ना साहब वो मालिक के कहने पे किए साहब। अरे रुक, अरे सर कहानी क्या कर रहे हैं सब? हम सब बहुत पुराने दोस्त हैं साहब, कई सालों से एक साथ सत्संग पर जाते हैं, पर सत्संग पर जाने के बावजूद हमारे दुखों का निवारण नहीं हो पा रहा था। तब हमसे एक दिन ब्रिजभूषण बोले, हमको एक तांत्रिक मिला था, उसी ने हमको कहा कि अगर तुम काला जादू सीख लो तो तुम्हारे सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा। संतोषी हमारी बहुत ही प्यारी बच्ची थी साहब, बहुत प्यार करते थे हम उसको।
बहुत मेहनत करके पढ़ा लिखा के उसको पुलिस का नौकरी दिलवाए, लेकिन उसका बच्चा ध्रुव का तबीयत खराब रहने के कारण उसको पुलिस का नौकरी छोड़ना पड़ा। वो बहुत परेशान रहती थी साहब, उसका परेशानी हमसे देखा नहीं जाता था, इसलिए हम काला जादू का सहारा लेना ठीक समझे और उसके लिए हमको एक बलि का जरूरत था। तो वो बलि देने के लिए जो बच्चा हम लाए उसके लिए राधे से बोले। वो बच्चा राधे एक भिखारी से खरीद के लाया, तभी संतोषी का फोन आया हमको। हेलो दीदी, हम बोल रहे राधे, मालिक सत्संग में है इसीलिए हम फोन उठाए। ध्रुव कहाँ है? ध्रुव तो मालिक के पास है, जैसे ही सत्संग खत्म होगा हम ध्रुव को लेके आ जाएंगे, ठीक है? पापा, ये सब क्या हो रहा है? छोड़िए, हम कह रहे हैं ना संतोषी किसी से कुछ नहीं कहेगी, हम कह रहे हैं ना। संतोषी को कभी गलत बर्दाश्त नहीं था साहब, इसलिए हम सबको लगा कि अगर वो वहां से सही सलामत निकल गई तो हम सब फंस जाएंगे, और फिर ध्रुव जिसके लिए हमने इतना सब कर्म कांड किया वो सब बेकार हो जाता साहब, इसके लिए हम खामोश हो गए। और वो बच्चे का सर हम उसी थैला में डाल दिया जो राधे तंत्र पूजा के लिए लाया था, और बच्चे का शरीर को जमीन में दफना दिया। संतोषी का भी शरीर को जंगल में ले जाके ठिकाने लगा दिया सर। ये सब करके हासिल क्या हुआ? जिस बच्चे की सलामती के लिए ये सारा कर्म कांड किया, उसी से उसकी मां को छीन लिया और उस गरीब मासूम की भी जान ले ली। बुजुर्गों को हम अपना मार्गदर्शक समझते हैं, लेकिन अगर उनकी सोच और समझ दिशाहीन हो जाए तो इसका असर बेहद विनाशकारी हो सकता है। संतोषी की हत्या के जिम्मेदार उसके पिता नारायण और उनके साथी ब्रिजभूषण, केशव और अमृतराज तो हैं ही, लेकिन दोषी वो मां भी है जिसने चंद पैसों के लिए अपने बच्चे को बेच देना भी ठीक समझा। दोषी वो राधे भी है जिसने अपने मालिक के अपराध में उनका साथ देना भी अपनी वफादारी समझने की भूल की। जो आस्था परोपकार की बजाय स्वार्थ का पाठ पढ़ाती हो, वो सिर्फ अंधविश्वास को ही बढ़ावा दे सकती है। और एक बच्चे की सलामती के लिए दूसरे की बलि चढ़ाना धर्म नहीं अपराध है, और जहां अपराध होता है वहां धर्म का कभी कोई स्थान हो ही नहीं सकता। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।